नमस्कार दोस्तों कभी आपने ये जानने की कोशिश करी है कि बच्चे जितने भी विषयों की पढ़ाई करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो कठिन विषय होता है वो कौन सा होता है। अगर आप बच्चों से आमतौर पर ये पूछेंगे तो उसमें से ज़्यादातर बच्चों का आंसर एक ही मिलेगा कि गणित जो है वो सबसे ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट माना जाता है। कुछ बच्चों के लिए ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के लिए ये एक बहुत ही कठिन और जटिल सब्जेक्ट होता है। दोस्तों ऐसा क्यों है, उसको समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि वास्तव में गणित है क्या। प्राचीन भारत में ऐसा माना जाता था कि जो गणित है और जो एस्ट्रोलॉजी जिसे कहा जाता है या ज्योतिष कहा जाता है, वो दोनों एक ही चीज़ हुआ करती थी। गणित कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं था। एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष को ही गणित का समकक्ष माना जाता था। और ऐसा माना जाता है कि जो ज्योतिष की उत्पत्ति हुई थी वो किसी एक ऐसी सभ्यता ने उसकी खोज करी थी, या गणित की जो आप कहते हैं खोज करी थी वो किसी ऐसी सभ्यता ने करी थी कि जो बहुत ही अति विकसित थी और जिनका विज्ञान हमसे कई गुना आगे था। उन्होंने जो है गणित की संरचना करी, और आज की जो तारीख में जो हम ज्योतिष पढ़ते हैं या हम जो गणित सीखते हैं वो सिर्फ एक उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। और उसकी जो पूरी की पूरी जो विधियां थी, जो मेथड्स थे, वो उसके ज़्यादातर हिस्से कहीं ना कहीं विलुप्त हो गए हैं। दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर आप जाकर गणित को समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि जिस भी सभ्यता ने इसको बनाया था उसने सबसे पहले अंकों को बनाया। अंकों को बनाने के लिए उसने 1 से 9 तक की जो है गिनतियां निर्धारित करी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे सौर मंडल के अंदर जो ग्रहों की संख्या भी बताई गई है वो 9 ही बताई गई है। और उन्हीं सौर मंडल के ग्रहों को और पिंडों के कारण ही ये अंकों का निर्धारण भी किया गया। जैसे 1 नंबर दिया गया सूर्य को, 2 नंबर चंद्र, 3 नंबर गुरु, 4 नंबर राहु, 5 नंबर बुध, 6 नंबर शुक्र, 7 नंबर केतु, 8 नंबर शनि और 9 नंबर मंगल को दिया गया। इसी आधार पर 1 से लेकर 9 तक की गिनतियां निर्धारित की गई। ये बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत ही कम बच्चे ऐसा जानते हैं कि हमारे जो महीने होते हैं वो भी राशियों के आधार पर ही उनकी गणना की जाती है। जब सूर्य जो है वो मेष राशि में प्रवेश कर जाता है तो ऐसा माना जाता है कि नया साल आ जाता है। और सूर्य जो है 12 राशियों में जब पूरा घूमता है तो उसको 1 वर्ष बताया जाता है, जो लगभग 365 दिन का होता है। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि सूर्य की गणना के आधार पर ही हमारे दिन रात जो है कैलकुलेट होते हैं, हमारे सप्ताहों का निर्माण होता है, जिसमें हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार ये जो हम बोलते हैं ये भी सब सूर्य की गणना के आधार पर ही किया जाता है। और वही वो गणना है जिसने गणित की रचना करी थी, जिसने गणित का आधार रखा था। अब दोस्तों आपको ये जानकर और ज़्यादा आश्चर्य होगा कि सूर्य, चंद्र और जितने भी जो ग्रह हैं इन्हीं पर आधारित जो है वो गणित है। लेकिन जो वैदिक गणित था, जो वैदिक ज्योतिष था, वो इससे भी कहीं विस्तृत था, इससे भी कहीं ज़्यादा डीप था। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो नक्षत्रों से जुड़ा हुआ था। वो नक्षत्र जो छोटे तारामंडल आपको जो है अंतरिक्ष में दिखाई देते हैं, कुछ चमकते हुए तारे, उनका भी प्रभाव किस तरह से हमारे सौरमंडल पर होता है, हमारी पृथ्वी पर होता है और हम जीवित प्राणियों पर होता है, वो उसका भी निर्धारण करता था। दोस्तों मैं वापस अपने टॉपिक पर आता हूँ। अंक गणित के अंदर जब आप 1 से लेकर 9 तक के नंबरों पर आते हैं तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से वो प्लैनेट्स में डिवाइड किया गया उन नंबरों को, और उनका निर्धारण करने के बाद जो है किसी एक ऐसी विकसित सभ्यता ने ये भी खोजा कि ये नंबर अभी भी 9 नंबर तक होने के बावजूद भी अधूरे हैं। कोई एक ऐसा नंबर है जो वास्तव में इनके भी परे है और जो पूरी की पूरी सृष्टि की संरचना में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, लेकिन वो दृश्य नहीं है, उसका रोल हमें नहीं पता है। और उस बहुत अति विकसित सभ्यता के पास भी इतनी काबिलियत नहीं थी कि वो उसको समझ सके कि आखिर वो नंबर क्या है और वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से ब्रह्मांड की संरचना में उसका रोल है। तो उस अंक को जो है वो निर्धारित किया गया 0 से। उसको दिखाया गया कि ये 0 है। अब 0 की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती है, उसका कोई निर्धारण नहीं होता है, लेकिन 0 इतना करिश्माई नंबर था कि जब आप किसी भी अंक के पीछे उसको लगा देते हो तो वो उसकी ताकत को 10 गुना बढ़ाने की क्षमता रखता है। अब दोस्तों अगर आप 1 के पीछे 0 लगा दो तो वो 10 हो जाता है, उसका 10 गुना। अगर आप 2 के पीछे 0 लगा दो तो वो 20 हो जाता है, उसका लगभग 10 गुना। तो किसी भी अंक के पीछे जब ये 0 लग जाता है तो उसकी ताकत को 10 गुना बढ़ा देता है। अब 0 की कुछ और मैं आपको करिश्माई बातें बताता हूँ। 0 के साथ ये है कि 0 को ऐसा बताया गया है कि ये ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है, ये ग्रहों के
पार है। जो 1 से 9 नंबर बताए गए हैं वो वैदिक ज्योतिष के अंदर उनको देवताओं की संज्ञा दी गई है कि उन्हीं के आधार पर जो है व्यक्तियों के गुण धर्म निर्धारित होते हैं। अब व्यक्तियों के गुण धर्म जो निर्धारित होते हैं वो हर प्लेनेट के अलग होते हैं, उसी के अनुरूप जो है मानवों के अंदर भी गुण आते हैं कि अगर आपका प्लेनेट का लॉर्ड जो है वो सूर्य है तो आपके अंदर सूर्य के गुण होंगे। अगर आप जो है 2 तारीख को हुए हो आपके अंदर चंद्रमा की जो है वो गुण और क्षमताएं ज़्यादा होंगी। अगर आप 3 तारीख को पैदा हुए हो तो आपके अंदर गुरु या बृहस्पति की जो क्षमताएं या गुण धर्म हैं वो ज़्यादा होंगे। इसी तरह से 1 से 9 तक की संख्याओं में जब संख्याओं को डिवाइड किया गया तो उनको मानवों से उनको कोरिलेट किया गया और ये भी दिखाया गया कि किस तरह से उसका मानव के प्रकृति पर, उसके मूल नेचर पर जो है उसका असर पड़ता है। दोस्तों, जब आप मूल प्रकृति की बात करते हैं तो आजकल के समाज में आप देखेंगे तो लोग बिल्कुल भूल गए हैं कि वो किस प्रकृति से आते हैं, उनका मूल नेचर क्या है, उनका मूल अस्तित्व क्या है। वो डेली सिर्फ अपने कमाने और खाने की भागदौड़ में रहते हैं। कभी भी उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाता है कि वो ये देख सकें कि उनका मूल प्राकृतिक नेचर किस तरह का है और उनके बच्चों का किस तरह का है और उसी के अनुरूप उनको क्या काम करने चाहिए ताकि वो अधिक से अधिक उन्नति अपने जीवन के अंदर कर सकें। मान के चलिए कि आप कोई एक नौकरी करते हैं, कोई एक आप जॉब करते हैं या कोई एक आप बिजनेस करते हैं। उस बिजनेस को करते हुए आप करते तो हैं लेकिन आपका अंदर से मन नहीं होता है उसको करने के लिए, लेकिन आपको रोजी रोटी की समस्या के कारण वो काम करना पड़ता है। आप धन कमा लेते हैं और आपका जो है जीवन का अरसा बीतता चला जाता है, लेकिन वही कोई एक ऐसा काम भी होगा जिसको करने में आपकी अत्यंत रुचि होगी, जिसको आप जब करने बैठते होंगे तो फिर आपको समय का पता नहीं लगता होगा। आप चाहते होंगे कि जब आप वो काम करें तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, चाहे वो पढ़ाई का काम हो, चाहे वो कोई ड्राइंग का काम हो, चाहे वो कोई चित्रकारी हो, चाहे वो कोई डांस करने का काम हो, चाहे वो कोई गणित में दिमाग लगाने का काम हो, चाहे वो अर्थशास्त्र से रिलेटेड कोई काम हो, चाहे वो फिजिकल एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई काम हो। इस तरह की अनंत चीज़ें हो सकती हैं। चाहे आप किसी प्राकृतिक चीज़ों के बीच में जाते हो, पेड़ पौधों के बीच में जाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता हो और आप उनसे जो है बहुत अच्छी तरह से तालमेल बिठा सकते हो। चाहे आप जानवरों से, जीव जंतुओं से जो है कोरिलेशन आपका जो है, आपकी बुद्धि क्षमता बहुत अधिक हो उस मामले में, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा काम जरूर होगा कि जिसको करने में आपको अत्यंत रुचि मिलती होगी, बहुत आनंद मिलता होगा। वही काम जो है आपकी मूल प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है और जब आप उस काम को अपनी रोजी रोटी, अपना व्यवसाय बना लेते हैं, अपना कैरियर के रूप में चुनते हैं, तो वो लोग करिश्माई जो है तरक्की करते हैं। वो लोग जो है ऐसी तरक्की करते हैं जिसको कोई आम आदमी सोच भी नहीं सकता है। वो अपने क्षेत्र के अंदर नए नए आविष्कार करते हैं, नई नई शोधें करते हैं और वो चीज़ें दुनिया को बताते हैं जो उनको कभी भी नहीं पता होती हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मूल प्रकृति और स्वभाव आदमी को कैसे पता चले। इसके पीछे कुछ फिलोसोफर ने लोगों को ये भी जानकारी दी है कि आप जो है अपने काम धंधों को बदल कर देखिए। सपोज कीजिए कि आप एक काम करते हैं, आपको उसके अंदर सफलता नहीं मिलती, आप दूसरा काम स्टार्ट करते हैं, आपको उसमें सफलता नहीं मिलती, फिर आप अपनी रुचि के अनुसार कोई तीसरा काम चुनते हैं। लेकिन होता क्या है, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती कि आप अपने उस एम तक, उस मूल प्रकृति के स्वभाव तक पहुंच पाएं अपने जीवन काल में या नहीं पहुंच पाएं। कई बार क्या होता है, लोग इसकी जर्नी में बीच में ही जो है उनका जीवन काल खत्म हो जाता है, वो उनकी डेथ हो जाती है और लेकिन वो अपनी मूल प्रकृति के काम तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं कि कुछ काम करने के बाद जो है उनको अपने काम के अंदर जो है वो चीज़ पता चल जाती है, वो चीज़ की वो निर्धारण कर लेते हैं कि मेरी मूल प्रकृति क्या है, मुझे क्या चीज़ करने में आनंद आता है। वो लोग अपनी फील्ड के अंदर, अपने जीवन के अंदर, अपने कैरियर के अंदर इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं कि आप उनको आदर्श मान लेते हैं, आप उनको आइडियल मान लेते हैं। ये चीज़ ना आपको केवल धन, पैसा, दौलत देती है बल्कि मान सम्मान भी अपनी ज़िंदगी में लाकर देती है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जब आप मूल प्रकृति की बात करते हैं तो फिलोसोफर ये भी बताते हैं कि मूल प्रकृति और स्वभाव को जानने का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं होता है, लेकिन प्राचीन भारत के अंदर इसको जानने के लिए ही मानवों की और इंसानों की कुंडली बनाई जाती थी। उस कुंडली के द्वारा ये देखा जाता था कि उसका लग्न क्या है, वहाँ पर कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है और किस तरह से वो जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसके कैरेक्टर को प्रभावित कर रहा है और किन कामों के अंदर उसके कौन से ग्रह प्रबल हैं और किन कामों के अंदर उसकी रुचि हो सकती है। जब आप किसी को कहते हैं कि तेरी पूरी कुंडली मेरे पास है, तो आप उसको ये बताते हो कि आपको उसके इस फिजिकल शरीर के बारे में और उसकी अवचेतना के बारे में बहुत कुछ जानकारी है और यही जानकारी जो है उस व्यक्ति को स्वयं के बारे में नहीं होती। तो दोस्तों, वास्तव में ज्योतिष ये बताता था, जो एस्ट्रोलॉजी थी वो ये बताती थी कि कोई
परमात्मा उस तरह का नहीं है जो आप सोचते हो। परमात्मा का अगर कोई वास्तविक रूप है तो वो गणित की फॉर्म में ही उपस्थित है। वो ऐसी ज्योतिषीय कल्पनाओं के आधार पर जो है एक तंत्र के रूप में उपस्थित है इस दुनिया के अंदर, जो इस पूरी दुनिया को संचालित करता है। जीरो से लेकर जो आप देखेंगे अनंत तक जो गिनतियां शुरू होती हैं, उसी गिनतियों में से एक गिनती का नंबर हमारा अपना है। दोस्तों आप देखेंगे कि हमसे पहले भी सैकड़ों इंसान इस धरती पर पैदा हुए होंगे और सैकड़ों और आगे जाकर और पैदा होंगे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किसी भी व्यक्ति की शक्ल दूसरे व्यक्ति से 100% कभी नहीं मिलती है। किसी भी एक व्यक्ति के हाथ की रेखाएं दूसरे व्यक्ति की हाथ की रेखाओं से कभी नहीं मिलती हैं। किसी एक व्यक्ति की आंखों का रेटिना दूसरे व्यक्ति की आंखों के रेटिना से कभी नहीं मिलता है। तो दोस्तों आप कैसे पता कर सकते हैं किसी ज्योतिष या किसी गणनाओं से कि उस व्यक्ति का भविष्य क्या होगा? ये गणनाएं करने का भी ज्योतिष के अंदर एक अलग पैरामीटर और एक अलग मेथड दिया हुआ था, जो आज की दुनिया में विलुप्त हो गया है। लोग कुंडली बनाना तो जानते हैं, लोग ये भी जानते हैं कि कुछ दिए हुए सूत्र हैं जो किताबों में दिए हुए हैं कि अगर कोई ग्रह उच्च का हो, कोई नीच का हो, तो व्यक्ति को किस प्रकार प्रभावित करेगा, कैसे काम करेगा। लेकिन वो सूत्र हर किसी व्यक्ति के जीवन पर बिल्कुल एक तरह ही लागू होगा, इस तरह की कोई गारंटी नहीं होती। हर व्यक्ति का अपना एक गणित के अंदर अलग नंबर है। अगर आप 1 नंबर को देखेंगे तो उसके अंदर अपने अलग गुण हैं। अगर आप 2 नंबर को देखेंगे तो उसके अलग गुण हैं। 3 नंबर के अलग गुण हैं, 4 के अलग गुण हैं। आप अनंत तक संख्याएं लिख लीजिए। अगर आप लिखते हैं 501 तो वहां पर जो है आप देखेंगे 5 आता है, 0 आता है और 1 आता है, और इनको जोड़ने पर 6 आता है। तो मतलब उसकी जो मूल प्रकृति होगी वो 6 नंबर की प्रकृति होगी। लेकिन वो 6 नंबर की प्रकृति भी इतनी कॉम्प्लेक्स होगी कि उसके अंदर 5 का अक्ष भी होगा, कुछ 0 का अक्ष भी होगा और कुछ 1 नंबर का अक्ष भी होगा। वो किसी भी दूसरे नंबर से मैच नहीं हो पाएगा। चाहे आप उसको लाखों में लिखिए, चाहे 1 डिजिट के अंदर लिखिए, 2 डिजिट के अंदर लिखिए, 3 डिजिट के अंदर लिखिए, लेकिन वो एक दूसरे से कभी भी मैच नहीं कर पाएगा। इस प्रकृति को जानने के लिए ही ज्योतिष का उद्भव किया गया था। लोगों की जब कुंडलियां बनाई जाती थी तो उनके बारे में विश्लेषण किया जाता था, उनकी मूल प्रकृति के बारे में पता किया जाता था और उसी के अनुरूप उनको काम दिया जाता था। अब दोस्तों आप देखेंगे प्राचीन भारत के अंदर जो है वो नवरत्नों की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि जो प्राचीन काल के जो विद्वान थे, जो ज्योतिष थे, वो ये जानते थे कि मनुष्य के अंदर 9 तरह की अलग अलग तरह की बुद्धिमत्ताएं होती हैं, इंटेलिजेंस होती हैं। वो अलग होती हैं एक दूसरे से, उनका कोई लेना देना नहीं होता है। और जो वो इंटेलिजेंस होती हैं वो समाज को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि वो अलग अलग फील्ड के अंदर विशेषज्ञता लेके आती हैं। कोई आदमी अगर वैद्य है तो उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा पेड़ पौधों का, उनके औषधियों गुण का। अगर कोई आदमी जंतुओं का या आप कह सकें कि जानवरों का डॉक्टर है तो उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा जानवरों के बारे में, उनके ऊपर कौन सी दवा कैसी असर करती है, उसको बहुत इंटरेस्ट आएगा उनके बारे में, उसका लगाव उनसे बहुत ज़्यादा होगा और उसका शोध उस चीज़ के बारे में बढ़ता चला जाएगा। अगर कोई व्यक्ति की ये काबिलियत है कि वो बहुत अच्छा बोल सकता है या अपने आप को प्रेजेंट बहुत अच्छा कर सकता है, तो ये उसकी भी एक क्वालिटी है जो बुध ग्रह को दिखाती है। अगर किसी की ये क्वालिटी है कि वो बहुत अच्छा नाच या गा सकता है, तो ये शुक्र ग्रह को दिखाने वाली क्वालिटी है। अगर कोई व्यक्ति फिजिकल रूप से बहुत मजबूत है और उसके अंदर जांबाजी दिखाने की, कसरत करने की, योग करने की, अपनी शारीरिक क्षमताओं को दिखाने की बहुत ज़्यादा काबिलियत है, तो वो मंगल से संबंधित है। अगर किसी के अंदर लीडरशिप के बहुत बेहतरीन गुण है, उसके अंदर ये गुण है कि वो सभी लोगों को इकट्ठा करके अपने लीडरशिप, अपने नेतृत्व को दिखा सकता है, तो वो सूर्य को प्रदर्शित करने वाला गुण है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर चालाकी, चपलता बहुत अच्छी है और बुद्धिमत्ता और मानसिक शक्ति बहुत अपार है, तो ऐसी मानसिक शक्तियों का संबंध जो है वो चंद्रमा से होता है, चंद्रमा को दिखाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर जो है वो नॉलेज का एक बहुत ही परिष्कृत रूप है, वो टीचर है, वो प्रोफेसर है, वो लोगों को सिखाने की बहुत अद्भुत काबिलियत रखता है, तो वो गुरु से संबंधित एबिलिटी है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चालाक है, मार काट और उल्टे कर्मों के अंदर उसकी संलिप्तता बहुत रहती है, तो वो राहु से संबंधित गुण हो सकते हैं। वो चालाकी को दिखाते हैं, वो तेजता को दिखाते हैं, वो चपलता को दिखाते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत अव्वल दर्जे का जासूस हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी भी सेना के अंदर जो इंटेलिजेंस होती है उस ब्यूरो का चीफ हो सकता है। और उसके अलावा आप देखेंगे जो केतु है वो आध्यात्मिक चीज़ों से रिलेटेड होता है। जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, जिनके अंदर आध्यात्मिक शक्तियाँ बताई जाती हैं, उनके अंदर केतु से संबंधित ताकतें ज़्यादा होती हैं। तो अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है
बिल्कुल ही नाकारा है। यकीन मानिए वो कुदरत का दिया हुआ एक ऐसा नंबर है कि उसका रिपीटेशन, उसकी क्वालिटी किसी दूसरे नंबर के अंदर नहीं हो सकती है। सिर्फ ज़रूरत है उसे अपने आप को पहचानने की, उसे अपनी मूल प्रकृति को पहचानने की, और उस मूल प्रकृति को पहचानने का दारोमदार जो है उसके माता पिता का होता है, उसके गुरुओं का होता है। और एक उम्र के बाद जब वो अपनी चेतना को जो है समझने लगता है, तब उसका खुद का भी होता है कि वो अपनी मूल प्रकृति को पहचाने और उसी के अनुरूप वही कार्य करे जो उसको आर्थिक, सामाजिक और हर तरह की उन्नति और सम्मान दिला सके। दोस्तों, आशा करता हूं इस वीडियो के अंदर कुछ नई जानकारी दी होगी। अगली वीडियो में और कुछ नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।